हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आप लोग को डेली 20 प्रश्न जो टॉप कैटेगरी का है, ठीक है, सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो आप लोग को डेली जो है 20 प्रश्नों का जो श्रृंखला है वह देते हैं। तो आज भी आप लोग का आज यह सेट दिया जा रहा है, ठीक है। और इसे बनाकर अपने क्वालिटी को बढ़ावें, एबिलिटी को बढ़ावें, ठीक है। और अपने आप में मंथन करें कि मेरा जो क्लास बंद है उसके उपलक्ष्य में मेरा कितना आद है और कितना हम भूल गए हैं, ठीक है। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं। आपका पहला प्रश्न है कि वायु क्या है? वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव क्या कहलाता है? ठीक है, आपका प्रश्न है वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव क्या कहलाता है? ठीक है, ऑप्शन ए अपरदन, ऑप्शन बी जीवाश्म भवन, ऑप्शन सी कैल्सी भवन, ऑप्शन डी लवण भवन। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ठीक है, आपके आंसर का वेट करते हैं, आपके आंसर का इंतजार करते हैं। तो जल्दी से आंसर भेजिए, मतलब प्रश्न पढ़ते पढ़ते आप आंसर भेज दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके आंसर का वेट करते हैं और कुछ का आंसर आता है उसके बाद हम अपना आंसर बताते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत सारे का आंसर आ चुका है। चलिए ठीक है, कुछ का आंसर आया है और जल्दी आंसर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर है वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का जल हटाव क्या कहलाता? तो अपरदन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्लियर हो गया बात को? कुछ लोगों ने ए आंसर दिया था, चलिए सही है। तो अब इसमें देखिए ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी जो है कुछ नहीं है। ठीक है, ये आपका अपरदन का परिभाषा हो जाता है कि वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव क्या कहलाता है? तो अपरदन कहलाता है। ठीक है, और अपरदन की क्रिया जो है नदी में भी होती है, सागरीय तरंगों के माध्यम से भी होता है, पवन के माध्यम से भी होता है और हिमानी में भी होता है। क्लियर हो गया? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 2 क्या है? प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के सामने है। ठीक है, आप लोग ध्यान पूर्वक बनाएं और बस जल्दी ही आप आंसर देने का प्रयास करें, फटाफट आंसर भेजें। ठीक है, चलिए आपका प्रश्न नंबर दूसरा, सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगनी विकिरणों से होता है क्या? होता है इसके बारे में। ठीक है, ऑप्शन ए फेफड़ा में कैंसर, ऑप्शन बी मुख में कैंसर, ऑप्शन सी त्वचा में कैंसर, ऑप्शन डी यकृत में कैंसर। ठीक है, जल्दी से फटाफट आंसर भेजिए। चलिए ठीक है, चलिए कुछ का आंसर आया। चलिए, तो इसका आंसर है त्वचा में कैंसर। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अब सूर्य से हानिकारक परावैंगनी किरणों की बात किया गया है तो याद होना चाहिए कि परावैंगनी विकिरण की खोज किया था रीटर किया था, और लगभग 1801 में 1801 ईस्वी में किया था। और परावैंगनी विकिरण का तरंगदैर्घ्य परिसर लगभग 10 पर पावर -8 मीटर से 10 पर पावर -7 मीटर होता है। क्लियर हो गया बात को? अब दूसरी बात याद रखना है कि यह जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत आता है। क्या आता है? विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत आता है। और दूसरी बात है कि परावैंगनी विकिरण का उपयोग जो है बैक्टीरियो को मारने में भी किया जाता है। बैक्टीरिया, ठीक है, जीवाणु, ठीक है, बैक्टीरियो को मारने में भी किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरा, जहां आपका डिटेल में सॉल्यूशन रहेगा वह हम ज़्यादा डिटेल कर देंगे। ठीक है, तो जितना सॉल्यूशन करते हैं समझ जाइए कि आपका इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 3 आपका है फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक कौन है? ठीक है, फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी लैमार्क, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी डी व्रिज। ठीक है, जल्दी से आंसर भेजिए। चलिए, चलिए क्लियर हो गया आपका? कुछ ही समय टाइम रहता है, आपके हम कमेंट को नहीं पढ़ रहे हैं, बस आपके आंसर को देखते हैं और आंसर को देखकर हम क्या करते हैं, अपना आंसर बता रहे हैं। क्लियर हो गया बात को?
ठीक है। तो ज़्यादा कमेंट आप लिखने का प्रयास मत कीजिए, ठीक है। जब वीडियो लास्ट हो तो आप कमेंट लिखिए कि वीडियो कैसा है, ठीक है, और क्या इसमें होना चाहिए, तो ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में कुछ लोग भेजे थे कुछ साइंस का प्रश्न होना चाहिए, तो धीरे धीरे इसकी लेवल जो है बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक लाइक का बटन है तो लाइक का बटन भी आप दबा दीजिए, ठीक है। और दूसरी बात है, यह जो है आप लोग का 20 प्रश्नों का सेट जो है आपको मिल जाए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, वह भी 20 प्रश्नों का लाभ डेली उठा लें, ठीक है। क्लियर हो गया बात को। चलिए, यानी कि यह प्रश्न जितना आदमी पढ़ें सबके लिए क्या है, उपयोगी है, ठीक है। चलिए ठीक है, प्रश्न नंबर 3 का आंसर की बात हो रही थी, तो फिलॉसफी जूलॉजी के लेखक कौन है, तो फिलॉसफी जूलॉजी के लेखक ऑप्शन नंबर बी लैमार्क हैं, ठीक है। कुछ का आंसर ए भी आया था, कुछ का आंसर सी भी आया था, ठीक है, लेकिन आपका आंसर बी है, कुछ बी भी थे। क्लियर हो गया बात को। चलते हैं अब इसके चर्चा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका मेंडल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मेंडल, तो मेंडल मेंडल को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है, ठीक है, आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर सी डार्विन, डार्विन के बारे में जानते हैं कि जैव विकास सिद्धांत में इन्होंने डार्विनवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किए, ठीक है। जैव विकास सिद्धांत में इन्होंने क्या किए, डार्विनवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किए। क्लियर हो गया। अब ऑप्शन नंबर डी आपको डी ब्रिज है, तो डी ब्रिज क्या है, तो डी ब्रिज है उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत दिए थे। क्या दिए थे, उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत, ठीक है। उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत किसने दिया, तो डी ब्रिज ने दिए। क्लियर हो गया। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 में। प्रश्न नंबर 4 आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर बता सकते हैं, अक्सर ऐसा देखे होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बंदर, ऑप्शन बी नेवला, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी गीदड़, ठीक है। जल्दी से आंसर भेजिए। आंसर भेजने में कोई आस्कत नहीं, एकदम जल्द ही आंसर भेजिए, जितना क्विक हो सके। चलिए, अच्छी बात है। चलिए अब आंसर देते हैं अपना। कुछ का आंसर आ चुका है, कुछ का बहुत सारा आंसर आ गया। चलिए ठीक है। तो कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है, आपको आंसर पता है, ऑप्शन नंबर बी नेवला लड़ता है। क्लियर हो गया। और दूसरी बात याद करना है कि नेवला जो है एक मांसाहारी प्राणी है, और नेवला का जो वैज्ञानिक नाम क्या है, तो हरपेस्टिडाई, क्या है, हरपेस्टिडाई, हरपेस्टिडाई, ये नेवला का वैज्ञानिक नाम है। क्लियर हो गया। हरपेस्टिडाई, क्लियर हो गया, हरपेस्टिडाई नेवला का वैज्ञानिक नाम। क्लियर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5 में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैसे इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। आपका है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि, मतलब क्यों उड़ सकती है, ठीक है। ऑप्शन ए अंधेरे में उसे साफ दिखाई देता है, ऑप्शन बी उसकी आंखें का प्यूपिल बहुत बड़ा होता है, ऑप्शन सी वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है, ऑप्शन डी सभी। जल्दी से आंसर। चलिए, आप लोग का प्रश्न 5वां प्रश्न था, और आपका आंसर का वेट कर रहे हैं। जल्दी से आंसर, जितना जल्दी हो सके, एकदम क्विक, तैयार रहिए एकदम आंसर देने के लिए, ठीक है। चलिए तो अपना आंसर बताते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ठीक है। कुछ का आया था, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या लिखा हुआ, वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करते हैं। अब अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करते तो उसका नाम क्या है, हम यहाँ उसका नाम नहीं दिए हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, पराश्रव्य तरंगे। क्या है, पराश्रव्य तरंगे, ठीक है। यह पराश्रव्य तरंगे पैदा करती है तो इसका क्या करता है, नियंत्रण करता है। क्लियर हो गया। अब पराश्रव्य तरंग की बात किया गया है, ठीक है, तो इसका अंग्रेजी नाम क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव। क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। और जानते हैं पराश्रव्य तरंगी का जो आवृत्ति होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है, और इसको जो है कुछ ही जानवर इसे सुन पाता है, जैसे आपका कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया,
चमगादड़ हो गया, यह सब जो है पराश्रव्य तरंग के माध्यम से ही चलते हैं। क्लियर हो गया बात को? चलते हैं प्रश्न नंबर 6 में। प्रश्न नंबर 6 आपका है, बहुत प्रश्न आपका अच्छा प्रश्न आपका आ रहा है। चलिए ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 की बात अब करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 आपका है, ध्वनि का वेग का मान सबसे कम होता है। ठीक है, सबसे कम होता है, यही तो आपका प्रश्न है। ठीक है, ध्वनि का वेग का मान सबसे कम होता है, तो मतलब किसमें कम होता है, ये प्रश्न आपका है। ऑप्शन ए क्या है, ठोस में। ऑप्शन बी क्या है, द्रव में। ऑप्शन सी क्या है, गैस में। ऑप्शन डी सभी में बराबर होता है। यही आपका प्रश्न है। चलिए जल्दी से आंसर, कुछ का आंसर तो आ चुका, चलिए और जल्दी से बढ़ाइए। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर दे रहे हैं, ध्वनि का वेग सबसे कम होता है किसमें? चलिए जल्दी से, चलिए ऑप्शन नंबर सी सही है, गैस में सबसे कम होता है। तो सबसे अधिक किसमें होता है? ठीक है, तो सबसे अधिक किसमें होता है? ठोस में सबसे अधिक होता है, उसके बाद द्रव में होता है। क्लियर हो गया? और गैस में सबसे कम होता है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं ध्वनि का वेग की बात करते हैं, तो आप लोग को पता है कि वायु में ध्वनि का वेग कितना है, 332 मीटर प्रति सेकेंड है। और एल्युमिनियम में ध्वनि का वेग कितना है, 6420 मीटर प्रति सेकेंड है। हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग कितना है, तो 1269 मीटर प्रति सेकेंड है। कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि का वेग कितना है, तो 260 मीटर प्रति सेकेंड है। अल्कोहल में ध्वनि का वेग कितना है, तो 1213 मीटर प्रति सेकेंड है। जल में ध्वनि की चाल की बात करते हैं, तो 1483 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक, क्लियर हो गया बात को? अब आपको ध्यान देना है ये बात को कि सारा का वेग जो है मीटर प्रति सेकेंड में ही था। क्लियर हो गया बात को? चलिए ठीक है, तो आप लोग का प्रश्न नंबर 6 भी क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या है? प्रश्न नंबर 7 आपका है, चलिए प्रश्न नंबर 7 आपका स्क्रीन पर गया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग को फिर से गुजारिश करते हैं कि बहुत सारे लोग ने अभी लाइक नहीं किए हैं, तो लाइक कर दें, कृपया लाइक कर दें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें और ज़रूर से ज़रूर अपने मित्रों के पास शेयर करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, यह प्रश्न है। ठीक है, बहुत सारे का तो आंसर भी आ चुका है। ठीक है, ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी राजगृह। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, इसकी बात कहा गया है। तो आपका आंसर, चलिए आपका आंसर, कुछ का आंसर आया है। ये हालांकि प्रश्न का आंसर सभी से आना चाहिए। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था और 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। क्लियर हो गया बात को? अब इसकी बात करते हैं कि किसके शासन काल में हुआ, तो प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया बात को? ठीक है, 483 ईस्वी पूर्व में और अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर बी की चर्चा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी वैशाली लिखा हुआ है, तो वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था 383 ईस्वी पूर्व में। और इस किसके शासन काल में, तो कालाशोक के शासन काल में हुआ था। क्लियर हो गया? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए की चर्चा करते हैं, बोध गया क्या है। तो बोध गया आपको पता है कि भगवान बुद्ध का जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वह बोध गया में हुआ था, फल्गु नदी किनारे हुआ था। ठीक है, और पता है आप लोग को ये कितनी वर्ष की अवस्था में हुआ था इनको ज्ञान की प्राप्ति, तो 29 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, तो 29 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो आप बता सकते हैं कि कब हुआ था ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। ठीक है, हमने बोला कि 29 वर्ष की अवस्था में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म भी बता देते हैं, इनका जन्म हुआ था कब, इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में भेजिए जल्दी से, इनका जन्म कब हुआ था और इनको लगभग ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था।
जन्म तो पता है 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है। और इनकी ज्ञान की प्राप्ति का आंसर आप कमेंट बॉक्स में भेजिए कि कब हुआ था, ईस्वी पूर्व का जो भी है उसको भेजना है। हमने बताया जन्म और इनकी शिक्षा प्राप्ति की अवस्था जो कि 29 वर्ष की अवस्था में हुआ था, तो आपको बताना कब हुआ था कमेंट बॉक्स में, इसका हम इंतजार करेंगे, ठीक है। तो बाद में आप कमेंट बॉक्स पर भेजिएगा इसका आंसर, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, बोध गया में हुआ था, फल्गु नदी के किनारे हुआ था। क्लियर हो गया बात को। और दूसरी बात, अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, लुम्नी की बात करते हैं, तो लुम्नी को पता है कि लुम्नी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और लुम्नी क्वेश्चन डालता है कि लुम्नी वर्तमान में कहाँ अवस्थित है, तो लुम्नी वर्तमान में नेपाल में अवस्थित है। क्लियर हो गया बात को, ठीक है। तो जन्म की बात हो गया, शिक्षा की बात हुआ, बौद्ध संगीति की बात हुआ, तो इनकी मृत्यु की भी बात कर लिया जाए, ठीक है। तो पता है कि आपको कि भगवान बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था, 400 लगभग 83 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हुआ था, 80 वर्ष की अवस्था में। क्लियर हो गई बात को, चलिए ठीक है। तो बहुत सारे प्रश्न इस पर हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 आपका है संगीत नाटक अकादमी, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ था? जल्दी से आंसर भेजिए। ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी 1963, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1945। जल्दी से आंसर भेजिए फटाफट, कोई देर नहीं होना चाहिए आंसर में, जितना जल्दी आप आंसर भेजिए। चलिए बहुत देर हो रहा है, चलिए बहुत सारे के आंसर आ चुका है। चलिए हम बता रहे हैं आंसर। संगीत नाटक अकादमी का स्थापना हुआ था 1953 में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर हो गया, 1953। तो याद करना है संगीत 353, ऐसे संगीत 353, ठीक है। एक आता है नाट्य, ठीक है, नाट्य विद्यालय, ठीक है। तो नाट्य करना है, नाट्य 959, मतलब 59 में नाट्य विद्यालय की स्थापना हुआ था, ठीक है। तो याद हो गया, संगीत नाटक अकादमी जो हुआ 1953, नाट्य विद्यालय की स्थापना हुआ 1959। क्लियर हो गया बात को, ये दोनों बराबर सस्पेंस होता है। क्लियर हो गया बात को, ठीक है। एक आता है आपको साहित्य अकादमी, क्या साहित्य अकादमी आता है, तो साहित्य अकादमी की स्थापना हुआ था, साहित्य अकादमी का स्थापना हुआ 1954 में, ठीक है। 1954 में साहित्य अकादमी का स्थापना हुआ। अब हम बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, 1861। 1861 क्या है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ, तो 1861 में हुआ। क्लियर हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी की चर्चा करते हैं, 1963 के बारे में चर्चा करते हैं। तो 1963 क्या है, अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था 1963 में, ठीक है। अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था 1963 में, ठीक है। क्लियर हो गया। 1945 तो क्या, 1945 तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। आपका जो ईस्वी इंपॉर्टेंट था उसको हमने बता दिया, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट रहेगा उस पर हम डील करते जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपके कमेंट पर हम पूरा ध्यान ना देकर क्या करते हैं, सॉल्यूशन पर अपना ध्यान देते हैं, ठीक है। क्योंकि सॉल्यूशन आपका इम्पॉर्टेंट है। बस आपका हम कमेंट इतना ही देख रहे हैं कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है कि बी आ रहा है कि सी आ रहा है। हमने यह नहीं देखता है कि कौन आंसर भेज रहे हैं, ठीक है। क्लियर है कि बात को, हम सिर्फ आंसर ए बी सी की प्रयास करें देखने को, ठीक है। तो आगे चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 में, पन्नालाल घोष का संबंध है, ठीक है। पन्नालाल घोष का संबंध है, ऑप्शन ए बांसुरी, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी सितार, ऑप्शन डी सरोद। फटाफट आंसर दीजिए। चलिए, पन्नालाल घोष का संबंध है, ठीक है। ऑप्शन ए बी सी देखने से लग रहा है कि जरूर कोई न कोई वाद्य यंत्र से ही संबंधित है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी गलत है, ठीक है। ऑप्शन डी ए भी गलत। तो कौन होगा आंसर, ऑप्शन ए।
ठीक है। पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी से है, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया भी बांसुरी से संबंधित है, ठीक है। अब तबला की बात करते हैं तो तबला हम जानते हैं कि जाकिर हुसैन तबला से संबंधित है। सितार की बात करते हैं तो शिव कुमार शर्मा सितार, ठीक है। पिछले वीडियो में भी आपका चर्चा किया गया था, शिव का भजन संतूर से करो, ठीक है। शिव का भजन संतूर से करो तो शिव कुमार शर्मा हो गया, ठीक है। अब भजन मतलब भजन सपोरी हो जाता है, ठीक है। शिव कुमार शर्मा भजन सपोरी जो है सितार वादक है। क्लियर हो गया बात को। अब आता है ओ सॉरी गलती हो गया, सितार नहीं, ठीक है। सितार तो हो जाता है रवि मुनि, ठीक है। संतूर जो होता है भजन सपोरी शिव कुमार शर्मा संतूर वादक। सितार थोड़ा सा मिस हो गया बोलने में, ठीक है। सितार संबंधित है रवि मुनि, ठीक है। पंडित रविशंकर का संबंध जो है सितार से है, ए है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सरोद, सरोद से अमजद अली खां सरोद से संबंधित है। क्लियर हो गया, थोड़ा सा मिस हुआ था बोलने में, चलिए ठीक है, हमने उसे सुधार लिया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है 10 नंबर, लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था, ठीक है। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 2001। जल्दी फटाफट आंसर, इतना देर, चलिए आंसर बोलते हैं। लता मंगेशकर को भारत रत्न मिला था 2001 में, ठीक है। कब मिला था? 2001 में भारत रत्न मिला था। देखिए 2000, 2002, 2069 में भारत रत्न नहीं दिया गया था। क्लियर हो गया बात को, ये तीनों ईस्वी ऐसा ही है, ठीक है। क्लियर हो गया बात को, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि भारत चीन युद्ध हुआ था, ठीक है। भारत चीन युद्ध हुआ था, आपका ये प्रश्न है, ठीक है। भारत चीन युद्ध हुआ था तो कब हुआ था, इस पर आपका प्रश्न दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है 1965, ऑप्शन बी है 1995, ऑप्शन सी है 1962, ऑप्शन डी है 1971। चलिए जल्दी से आंसर भेजिए। चलिए ठीक है, आंसर आ गया। चलिए तो भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में युद्ध हुआ था। क्लियर हो गया बात को, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, दोनों क्या पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था 1965, 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। क्लियर हो गया, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका है 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया? आपका ऑप्शन महात्मा गांधी, आपका बी ऑप्शन अकबर द्वितीय, सी सुभाष चंद्र बोस, डी हिटलर। बहुत अच्छा प्रश्न है, लगभग का आंसर आना चाहिए इसमें। चलिए चलिए सारा का आंसर नहीं आ पा रहा है, क्विक आंसर दीजिए जितना जल्दी हो सके। चलिए ठीक है, आंसर बता रहे हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया? तो महात्मा गांधी दिए थे। कौन दिए थे? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी की चर्चा कर लिया जाए, ठीक है। तो देखिए अकबर द्वितीय की उपाधि, अकबर द्वितीय जो उपाधि दिए थे, अब किनको दिए थे इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। तो अकबर द्वितीय, ठीक है, अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिए थे, ठीक है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिए थे कौन? अकबर द्वितीय। क्लियर हो गया। दूसरी बात, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया? तो हिटलर दिया था। क्लियर हो गया बात को, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया? तो हिटलर दिया, ठीक है। तो सी और डी मिलाकर बोला गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 13, 12 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है
हड़प्पा नदी क्या है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? आपका ऑप्शन सिंधु, सतलज, हिंडन, रावी। ठीक है, जल्दी से आंसर भेजिए, बहुत आसान, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, इतना देर आंसर भेजने में। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर हड़प्पा किस नदी किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी किनारे है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में संबंधित है। क्लियर है की बात को? अब ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, सिंधु। तो सिंधु किनारे है मोहनजोदड़ो। ठीक है, सिंधु किनारे है मोहनजोदड़ो, और सतलज के किनारे है रोपड़, हिंडन किनारे है आलमगीरपुर। ठीक है, यह जो है सैंधवकालीन सभ्यता का भाग है। ठीक है, तो फिर से एक बार बोलते हैं, सिंधु किनारे है मोहनजोदड़ो, सतलज के किनारे है रोपड़, हिंडन किनारे है आलमगीरपुर, और रावी के किनारे है हड़प्पा। क्लियर हो गया बात को? और हड़प्पा की खोज हुआ था 1921 में दयाराम साहनी ने किए थे। क्लियर हो गया बात को? और हड़प्पा वर्तमान में कहाँ अवस्थित है? तो आप लोग को पता है, हड़प्पा वर्तमान में, जब रावी नदी की बात आया तो रावी नदी कहाँ बहती है? रावी नदी लाहौर में बहती है। तो लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। क्लियर हो गया बात को? तो हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, चलिए ठीक है। दूसरी बात, सिंधु की बात करते हैं। सिंधु किनारे मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। सतलज की बात आया है, सतलज रोपड़ से संबंधित है, तो सतलज पंजाब में बहता है, जो कि भारत में है। हिंडन भी क्या है? ये सब हिंडन भी है, यूपी में है। क्लियर हो गया? हिंडन नदी जो है यूपी में बहती है। आलमगीरपुर जो है यूपी में पड़ता है। क्लियर हो गया बात को? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 13। ठीक है, तो हम जो है आप लोग के लिए बस ज़्यादा ध्यान आप लोग का व्याख्या में कर रहे हैं, डिटेल में कर रहे हैं। ठीक है, आपका कमेंट पर ज़्यादा ध्यान हम नहीं रख रहे हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार बोलते हैं, प्लीज़ जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दिए, लाइक नहीं किए हैं लाइक कीजिए। बहुत सारे आप लाइव हैं लेकिन लाइक बहुत कम किए हैं, तो लाइक अवश्य कर दें। ठीक है, क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? ऑप्शन ए ब्राह्मणी, ऑप्शन बी द्रविड़ियन, ठीक है, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक है, फटाफट आंसर भेजिए, जितना जल्दी हो सके आंसर भेजिए। चलिए, कुछ का आंसर आया है, कुछ का गलत है। चलिए ठीक है, आंसर बता रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि इनमें से कोई नहीं है। अर्थात लिपि क्या है? तो लिपि क्या है? भाव चित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है? भाव चित्रात्मक, जिसको कहा था चित्राक्षर, जो कि चित्र के माध्यम से अध्ययन किया जाता था, ना कि पढ़कर अध्ययन किया जाता था। अर्थात इसको अपठित भी कहा गया है। अपठित मतलब जिसको नहीं पढ़ा जा सकता है। क्लियर हो गया बात को? तो चित्र के रूप में रहता था। चित्र को पढ़ा जाता है? नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, तो चित्राक्षर क्या है? इसका लिपि चित्राक्षर है, भाव चित्रात्मक है, अपठित है। क्लियर हो गया? जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? आपका ऑप्शन है सैटर्न, ऑप्शन बी जुपिटर, ऑप्शन सी अर्थ, ऑप्शन डी नेपच्यून। चलिए जल्दी से आंसर भेजिए, फटाफट आंसर। आंसर भेजने में कोई देरी नहीं कीजिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ग्रह का अंग्रेजी नाम ध्यान में नहीं रह पाता है। ठीक है, तो ध्यान कीजिए कि सारे ग्रह का अंग्रेजी में नाम याद होना चाहिए। कभी कभी परीक्षा में ऐसा ही ऑप्शन बना देता है। हम भी एक बार ऐसे में फंस चुके हैं। ठीक है, एक बार हम जम्मू कश्मीर की परीक्षा देने गए थे, वो लगभग कॉमर्शियल का लग था, जो कि उसमें 3 सीट थी, मात्र 3 सीट। ठीक है, उसमें एग्जाम देने गए थे, उसमें भी यही प्रश्न दिया था कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। ठीक है, तो अंग्रेजी में नाम दिया था, सारे को अंग्रेजी में लिखा हुआ था। क्लियर हो गया? इसलिए अंग्रेजी नेम जो है आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी चर्चा कर रहे थे, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो अंग्रेजी में लिखा हुआ इसका आंसर आपका है। कुछ का आंसर आया है, बहुत सारे देर कर देते हैं आंसर देने में, फटाफट आंसर दीजिए। ठीक है, तो आंसर आपका है जुपिटर, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, जुपिटर का हिंदी नाम होता है बृहस्पति। ठीक है,
अभी हम सारे ग्रहों का अंग्रेजी में नाम हम बोल देंगे। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सैटर्न है। ठीक है, सैटर्न मतलब शनि होता है। ठीक है। ऑप्शन सी अर्थ है। अर्थ मतलब पृथ्वी होता है। नेपच्यून, नेपच्यून मतलब वरुण होता है। क्लियर हो गया? तो 4 ग्रह आपका आ गया है और 4 ग्रह का नाम हम ले रहे हैं। ठीक है। जैसे एक है मरकरी, मरकरी को बुध कहा जाता है। ठीक है, मरकरी को बुध कहता है। एक है वेनस, वेनस को शुक्र कहा जाता है। वेनस को शुक्र कहा जाता है। एक है मार्स, मार्स मतलब मंगल होता है। एक है यूरेनस, यूरेनस मतलब अरुण होता है। मैंने 8 ग्रह का अंग्रेजी में और हिंदी में नाम आपको ले लिए हैं। ठीक है, तो आपको पता हो गया कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? जुपिटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर हो गया? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर क्या है 16 में। चलिए, आपके पास अगर पेन कॉपी है तो आपको हो सकती है इस प्रश्न में आपको आवश्यकता पड़ सकती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखते हैं कितना का आंसर इसमें सही आ पा रहा है। यदि एक घोड़ा 20 न्यूटन के बल से गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है, ठीक है, तो घोड़े द्वारा किया गया कार्य निकालें। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न है। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान को लगाइए, यह प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, जल्दी से आंसर भेजिए। चलिए, कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रहा है, यह कैलकुलेशन तो डायरेक्ट होने वाला है, लेकिन आपका ऑप्शन फंसा दिया ना। चलिए ठीक है, चलिए हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए, यदि एक घोड़ा 20 न्यूटन के बल से गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है तो घोड़े द्वारा किया गया कार्य निकालें। तो कार्य मतलब वर्क। ठीक है, तो कार्य बराबर सूत्र होता है एफ एस। क्या होता है? एफ एस। तो एफ जो है बल है और एस जो है क्या है? विस्थापन है। किधर है? यस जो है विस्थापन है। अब इसमें बात आ रही है कि विस्थापन के बारे में तो हम जान ही नहीं रहे हैं, तो विस्थापन को कैसे करें? ठीक है, तो विस्थापन के बारे में आप अभी जान जाइए। कैसे जान जाइएगा? विस्थापन का परिभाषा क्या है? एक निश्चित दिशा में, ठीक है, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच क्या है? एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्लियर हो गया? तो देखिए, निश्चित दिशा है या नहीं है? गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है तो खींचने का कोई दिशा तो निश्चित है, एक ही ओर खींच रहा। ठीक है, तो यहाँ किसका प्रयोग? विस्थापन का प्रयोग। और दूसरी यह बात है कि विस्थापन को मीटर से सूचित किया जाता है, तब इसमें प्रश्न में आपका 5 मीटर दिया हुआ है। क्लियर है बात को? तो विस्थापन कैसे लगेगा पता हुआ? फिर से एक बार बोलते हैं। एक निश्चित दिशा में, क्या बोले? एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन करते हैं। और विस्थापन को मीटर मात्रक है जिसको एम से सूचित किया जाता है। क्लियर हो गया बात को? अब दूसरी बात यहाँ देख रहे हैं कि एक घोड़ा 20 न्यूटन, अब जैसे ही न्यूटन का मान आया है, नाम आया है, तो हाँ समझ जाए कि फोर्स है। फोर्स मतलब बल है। ठीक है, अब आप सूत्र लगा दीजिए कि W बराबर एफ एस। सूत्र है W बराबर एफ एस। तो एफ का मान 20 और एस का मान 5, तो बी पचे कितना होगा? 100 होगा। ठीक है, 100 होगा। एक न्यूटन है, एक मीटर है, तो न्यूटन मीटर आपका मात्रक हो गया। ठीक है, तो आपका अभी आंसर नहीं हुआ है, अभी आंसर नहीं हुआ है। ध्यान दीजिएगा कितना आपका ऑप्शन जो हम घुरा कर आपको दिए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हमने बोला 100 न्यूटन मीटर आपका आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर हो गया? अगर इस अवस्था में आप ऑप्शन नंबर ए मारते हैं तो आपके अनुकूल से सही होगा, लेकिन प्रश्न के रूप में गलत होगा। क्यों? क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर सी का रहा ए प्लस बी। ठीक है, अब बी की बात कैसे आता है? तो न्यूटन मीटर को जूल भी कहा जाता है। ठीक है, न्यूटन मीटर को जूल भी कहा जाता है। तो 100 न्यूटन मीटर या 100 जूल दोनों आंसर है, इसलिए आपका आंसर सी होगा, ए प्लस बी। क्लियर हो गया बात को? निकालने आ गया, फार्मूला याद हो गया है, W बराबर एफ एस याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया बात को? याद रखना है कि आपको एक प्रश्न हम होमवर्क दिए हैं, याद रखना चाहिए। ठीक है, और उसका कमेंट बॉक्स में हमें जवाब चाहिए। ठीक है, उसमें हम बता चुके हैं कि महात्मा बुद्ध
का जन्म 563 और 29 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो कब हुआ था यह आप निकाल कर बताइए। चलिए ठीक है, कमेंट बॉक्स में भेजिएगा आंसर उसका। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका 16 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? ठीक है, जल्दी से फटाफट आंसर भेजिए, जितना जल्दी हो सके, क्विक एकदम। कितनी अनुसूची? चलिए बहुत सारे प्रश्न आंसर आ गया है। चलिए अच्छी है, कुछ चलिए लगभग का सही जा रहा है। चलिए अच्छी बात है। चलिए अब आंसर बता रहे हैं कि 12 अनुसूची है। कितनी अनुसूची है? 12, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी की चर्चा करते हैं तो 22 भाग है, डी अनुच्छेद है। क्लियर होगी बात को? चलिए ठीक है, अब हम बताना चाहते हैं कि 12 अनुसूची है तो 12 अनुसूची में कौन कौन सा जिक्र किया गया है। तो आपको पता है, जब फर्स्ट में चलेंगे, प्रथम अनुसूची में राज और संघराज। क्लियर हो गया। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में शपथ का है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा का वर्णन है। ठीक है, और पांचवा में अनुसूचित जाति और जनजाति का वर्णन है। छठा में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति का वर्णन है। सातवां में तीनों प्रकार की सूची आया है, संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची। ठीक है, और आपका 8वां में भाषा है। 9वां में संपत्ति का अधिकार। 10वां में दल बदल। 11वां में पंचायती राज और 12वां में स्थानीय स्वशासन, जिसमें नगर पालिका भी आता है। क्लियर हो गया बात को? नगर निगम भी आता है। क्लियर हो गया। तो 12 अनुसूची में जिसका जिसका जिक्र है, मैंने उसे फर्स्ट में उसका आंसर बता दिया है। आप लोग को 12 अनुसूची एकदम मुंह पर इसका आंसर होना चाहिए कि किसमें क्या वर्णन है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं, 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? वैज्ञानिकों ने किस उपकरण, कौन सा उपकरण खोजा जिसमें ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है? यानी कोई ऐसा उपकरण खोजा गया है जिसको ध्वनि को दूर स्थान तक रिकॉर्ड करके ले जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए लाउड स्पीकर, ऑप्शन नंबर बी ऑडियो फोन, ऑप्शन सी माइक्रोफोन, ऑप्शन डी मेगाफोन। जल्दी से आंसर, क्विक कदम, जितना जल्द हो सके, हड़बड़ाहट नहीं है, अस्थिर से सिर्फ। चलिए ठीक है, आंसर बता रहे हैं। चलिए ठीक, अच्छा है, अच्छा है। चलिए गुड गुड। चलिए, वैज्ञानिकों ने किस उपकरण की खोज किया जिसमें ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है? तो उसका नाम आपका है मेगाफोन। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, मेगाफोन। कुछ का आंसर ऑडियो फोन भी आया था। तो ऑडियो फोन क्या है? ऑडियो फोन है कान में, ठीक है, कान में सुनने की सहायता के लिए लगाया जाता है। ठीक है, सुनने की सहायता के लिए कान में लगाते हैं। आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे लोग को सुनाई नहीं पड़ता है तो कुछ यहाँ लगाए रहते हैं, तो वही ऑडियो फोन है। क्लियर है बात को? वही ऑडियो फोन है। ठीक है, चलिए, तो कान में सुनने के लिए सहायता के लिए लगाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए की चर्चा करते हैं, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या है? लाउड स्पीकर है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी है कि ध्वनि को विद्युत में परिवर्तन करता है। जो माइक्रोफोन है, ध्वनि को विद्युत में परिवर्तन करता है। क्लियर हो गया? ये चारों ऑप्शन आपका याद होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। 19 नंबर प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट, आपको देखने से इंपॉर्टेंट लग रहा है। जिसमें भारत को आज़ादी मिली थी, अब बात है आज़ादी कब मिली थी? तो 15 अगस्त 1947। ठीक है, तो जिसमें भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। आपको दो ऑप्शन फंसाने वाला है, आप फंस सकते हैं दो ऑप्शन में, फंसना नहीं है। चलिए जल्दी से, क्विक एकदम। चलिए अब आंसर बता रहे हैं कि जिसमें भारत को आज़ादी मिली, ठीक है, उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। ऑप्शन नंबर बी सही है। कुछ लोग विंस्टन चर्चिल की बात किए थे, तो विंस्टन चर्चिल की भी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो जिसमें आज़ादी मिली थी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। ठीक है, अब विंस्टन चर्चिल की बात किया जाए तो विंस्टन चर्चिल कौन थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय, ये प्रश्न भी देता है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल।
ये आपका प्रश्न है, ठीक है, याद हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल, ठीक है। अब ऑप्शन ए की चर्चा करते हैं। ऑप्शन ए के बारे में पता है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। और आप लोग को पता है कि रॉबर्ट क्लाइव भारत आया था, एक कलर के रूप में आया था और धीरे धीरे अपना पांव पसारते गया और पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। इसलिए से क्या कहता, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता। क्लियर हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं। माउंटबेटन के बारे में, चलिए ठीक है, माउंटबेटन के बारे में जिक्र करते हैं। माउंटबेटन का संबंध कहाँ से? जिस समय आपको स्वतंत्रता मिली थी, ठीक है, उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलिए ठीक है, हो गया क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 आपका है, एड्स फैलता है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु जो होता है। ऑप्शन बी क्यूलेक्स मच्छर से। ऑप्शन सी वायरस से। ऑप्शन नंबर डी फंजाई से। चलिए जल्दी से आंसर, क्विक आंसर भेजिए। प्रश्न ठीक से पढ़िए, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और क्विक आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए कुछ आंसर आ गया है। चलिए तो आंसर बता रहे हैं। आपका आंसर का हम ज़्यादा लेट मतलब वेट नहीं करते हैं, ठीक है। बस 2-4 का अगर आंसर आ जाता है तो अपना आंसर हम बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसका जो मेन जड़ है आपका डिटेल में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। आप ध्यान से शुरू से लास्ट तक वीडियो देखें, आपके लिए लाभदायक होगा, उपयोगी होगा और अपने मित्रों के पास जितना भेजें उनके लिए भी उपयोगी होगा। क्लियर हो गया। तो प्रश्न नंबर 20 की चर्चा कर रहे थे, एड्स फैलता है, तो आप लोग को पता है एड्स वायरस से फैलता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। क्लियर हो गया। और एड्स का पता लगाने के लिए बहुत सारे टेस्टों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग को पता है एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट में क्या होता है, ठीक है, एलिसा टेस्ट में आपको बताया जाता है कि व्यक्ति एड्स से पीड़ित है या नहीं, बस इतना ही का वह जांच करता है। एलिसा टेस्ट क्या करता है? व्यक्ति पीड़ित है या नहीं। क्लियर हो गया बात को। अब इसमें और सारे टेस्ट हैं, जैसे वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट कौन है? उसमें बताता है कि जो मरीज है, जो पेशेंट है, जो पीड़ित है, वह पॉजिटिव है या निगेटिव है, इसके बारे में बताता है, ठीक है। एक टेस्ट और है, उसका नाम है HIV-VP 24। यह भी इसी का टेस्ट है, HIV-VP 24। इसमें क्या करता है? तीव्रता को बताता है, मतलब यह जो एड्स जो है कितना फैला है शरीर में, कितना आपके शरीर में यह तीव्रता से प्रवेश कर रहा है, फैल रहा है, अंगों में जा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो इसकी जानकारी कौन करता है? HIV-VP 24 करता है। क्लियर होगी बात को। अब आपको पता होना चाहिए एड्स बीमारी से क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता की जांच के लिए भी एक टेस्ट है, उसका नाम है CD4 काउंट। क्या है? CD4 काउंट। तो ये सारे जो जांच है सारा जो है एड्स से संबंधित है, ठीक है। तो CD4 काउंट जो है क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को आकलन करता है, मापता है। क्लियर हो गया। तो ये आज का 20 टॉप प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ठीक है। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। तो अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।